चलो जी, कहानी फिर कुछ ऐसी है कि ड्रू मैकिंटायर क्लैश एट द कैसल में, जो कि उनके ही घर पे होने वाला है ग्लासगो में, वहां पर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतेंगे। उसके बाद सीएम पंग आएंगे और वो ड्रू मैकिंटायर को हराएंगे उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। उसके बाद सेथ रॉलिंस रिटर्न करेंगे रॉयल रंबल में और वो उस रॉयल रंबल मैच को भी जीतेंगे, रॉयल रंबल में रिटर्न करेंगे, फिर समझ लो उससे पहले स्टोरी लाइन में है। और उसके बाद वो अपनी जो रॉयल रंबल की विक्ट्री है उसको रजिस्टर करेंगे और इस बार वो चैलेंज करेंगे सीएम पंग को एट रेसलमेनिया 41 और इस बार ये होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन रेसलमेनिया 40 में जो प्लान था कि सेथ चैंपियन होंगे वो नहीं होगा, होगा वही, लेकिन चैंपियनशिप यहां पर सीएम पंग के पास होगी और सेथ रॉलिंस एज चैलेंजर जाने वाले हैं। तो अगर रेसलमेनिया 40 के मैच को दोबारा से डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बुक करने का मौका है तो ऐसा सजेस्ट किया जा रहा है एक स्पेकुलेशन के हिसाब से कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ये कर सकती है। अब आप बताओ रेसलमेनिया 41 के इस मैच के लिए क्या आप इंटरेस्टेड हो? ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कल के दिन तो आपको पता ही है क्या सब कुछ रहा, डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स, इंडियन सुपरस्टार्स को रिलीज किया गया। अब उसके बाद मैंने कल एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो में अच्छे से बात की इसके बारे में। तो अगर आप इंडिया से रेसलिंग देखते हो, डब्ल्यूडब्ल्यू देखते हो, तो भाई आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। वहां पर मैंने आपको बताया था कि दो रीजन है। पहला वाला रीजन मैंने बोला था कि उसको एक अलग तरीके से भी लेके जाया जा सकता है, रेसिज्म वाला, लेकिन वो वाला एंगल नहीं है। सौरभ गुर्जर ने ट्वीट किया और इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली, मेरी उनसे बात भी हो गई तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं नहीं वैसे तो सब कुछ ठीक है, वो खुद पॉजिटिव है और जो हुआ उन सबको पीछे छोड़ते हैं। और ये ऐसा ही मतलब ये मैसेज उन्होंने सोशल मीडिया पे भी दिया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि वो बता रहे हैं वो इसी बात से जो है एक तरीके से परेशान थे और देख के अच्छा लगा भाई, बड़े खुशी खुशी उन्होंने चीज़ों को बोला है। तो फैंस लोग भी थोड़े से ठंडे हुए हैं यहाँ पे कि जो सुपरस्टार्स हैं वो रिलीज हुए और वो कह रहे हैं कि कैसे जब व्यूअरशिप चाहिए तो भाई तुमको इंडिया चाहिए, जब तुमको अपने YouTube पे नंबर्स लेने होते हैं, YouTube पे लेने होते हैं और Facebook पे लेने होते हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म पे, तब तो तुमको चाहिए। लेकिन जब इंडियन टैलेंट्स को मौका देने की बात आती है, और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मुझे मौका नहीं मिला है, जिंदर को नहीं मिला है, वीर को नहीं मिला, रिंकू को नहीं मिला, उन्होंने बोला किसी को भी मौका ना मिलने की बात करी उन्होंने। तो यहाँ से वो बिल्कुल एक फेयर पॉइंट रख रहे, तो यही हम लोग बोलते भी हैं। और अब मैं क्या ही इसके बारे में ज्यादा कुछ बोलूँ, वो आप कल वाली वीडियो जाके देख लेना, दोबारा से चीज़ों को रिपीट करने का फायदा नहीं है। एक ट्वीट मैंने जरूर किया है, तो अगर आप ट्विटर पे जा सकते हो तो आप उसे जाकर लाइक या रीट्वीट कर सकते हो, थोड़ी अगर अच्छी रीच मिलेगी उसकी। तो देखते हैं क्या कुछ, मतलब वैसे तो क्या ही है, इन चीज़ों से भी क्या ही फर्क पड़ता है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू इतने बड़े लेवल पे कर रही है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, कुछ अगर बोलने से कुछ हो जाता तो फिर अच्छी बात है वो। अब जिंदर महल के केस में क्या हुआ भाई, सबसे पहले तो उनको सपोर्ट बहुत अच्छा मिला। पहले तो पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से कैसी बात सुनने में आई, मतलब उन्होंने खुद ही बोली और बहुत रिलायबल सोर्स है कि इस समय में जोक बन रहा है इस चीज के ऊपर कि जिंदर महल जाके अब टोनी खान से फ्यूड करेंगे। तो मुझे तो सुन के अच्छा नहीं लगा भाई कि वैसे तो जब तुम्हारे सुपरस्टार्स रिलीज होते हैं, अब कुछ लोग तो इसमें भी बोल रहे थे भाई वो कनाडा का है, वो इंडिया का नहीं है। यार उस मुद्दे को साइड में ही रख दो फिलहाल के लिए। मैंने खुद एक शॉर्ट और रील डाली हुई है, तो लेकिन जिस एंगल से डब्ल्यूडब्ल्यू उनको दिखाती है और वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उस बेसिस पे सारी बातें बोली जाती है। ऐसा नहीं है भाई, हर किसी को पता है जिंदर की नेशनलिटी क्या है, उसमें कोई ऐसा सवाल उठाने की किसी के ऊपर जरूरत नहीं, मुझे नहीं लगता एटलीस्ट ये डब्ल्यूडब्ल्यू के केस में। भले ही अगर हाँ वोट देने की बात है तो मैं कहूंगा यहाँ पे, लेकिन अब बात यह है कि पहले तो ऐसा सुनने में आया कि जिंदर जो है उनका मजाक उड़ रहा है, लेकिन अब उनका सपोर्ट जो देखा तो वो अच्छा लगा। सबसे पहले तो ड्रू मैकिंटायर ने ट्वीट किया जहां पे वो बोलते हैं कि हमने एक बार तो इन लोगों को दिखा दिया है, अब फिर से दोबारा दिखाने की बारी है। और वो उन्होंने ब्रदर भाई करके कॉल किया। ये वही बोल रहे हैं कि जैसे पहले ड्रू भी रिलीज हुए थे, जिंदर भी रिलीज हुए, लेकिन दोनों आए, जिंदर ने पहले चैंपियनशिप जीती, उसके बाद ड्रू ने जीती। तो जिंदर बोल रहे हैं कि अब ड्रू बोल रहे हैं कि जिंदर दोबारा से काम करना है। जिंदर ने इस पर रिएक्ट भी किया कि हाँ भाई हम कम बैक किंग्स हैं। और साथ में जो ट्वीट है वो नटालिया का भी आता है, जैसे वो बता दें कैसे एक भाई के बिल्कुल तरह मुझे उसने ट्रीट किया हमेशा जिंदर ने, और बहुत अच्छी सोल है वो। चेल्सी ग्रीन का भी ट्वीट आता है और इन सारे ट्वीट्स के ऊपर इनको खुद को कभी इतनी अच्छी रीच एंगेजमेंट ना मिले, लेकिन जिंदर महल के नाम से जब इन्होंने ट्वीट किया तो सारे लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इवन खुद जो अमेरिकन रेसलिंग फैंस हैं अब जाके उनको वैल्यू पता नहीं कहां से समझ में आ रही है जिंदर की अचानक से। ये साल उनका कितना इवेंटफुल रहा, पहले मतलब रॉक के साथ सेगमेंट मिला, उसके बाद फिर टोनी खान वाला हुक वाला सारा सीन हुआ, उसके बाद चैंपियनशिप मैच भी उनको मिला है ना, फिर अब नहीं क्या बोला, सही बोला मैंने, जो भी बोला वो समझ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो जिंदर का अब ये रिलीज होना थोड़ा सा अजीब तो है, लेकिन भाई ऐसा ही है। देखो वो कह सकते हैं कि ट्रिपल एच हर किसी को खुश नहीं कर सकते, लेकिन भाई ये बोलते हैं ना कि इंडिया में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इंडियन हमारे लिए ये हैं ऐसे वैसे, तो फिर बोलो भी मत। और यही चीज़ मैंने ट्वीट में भी बोली थी। बाकी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम परेशानी नहीं है भाई, ठीक है। वैसे भी कौन सा हम रॉ देख रहे थे तो उसमें ये इनको बुक करते स्मैकडाउन पीपी में, उसको तो हमको आदत ही है भाई कि नहीं करते, चलो। लेकिन ठीक है, अब जो भी है मुद्दा यहाँ पे कुछ ऐसा है, हर कोई अपने आप में जो है खुश है और उम्मीद करते हैं जो भी रिलीज़ हुआ है, इंक्लूडिंग ज़ाया अली भी रिलीज़ हुई है, तो ये सारे के
सारे लोग फ्यूचर में अपना कुछ अच्छा ही करें। रोमन रेंस की पिक्चर आई है और ये फिर से उनकी जो मूवी है वहीं से निकल के आई है। और देखो रोमन रेंस ने थोड़ा सा कट किया है तो आपको ऐसा लग सकता है कि रोमन रेंस स्लिम ट्रिम लग रहे हैं, क्योंकि वो हुए भी हैं, मसल्स उनकी ज्यादा लग रही है और फैट परसेंटेज कम लग रहा है, और काफी कूल रोमन रेंस लग रहे हैं इसमें, बिल्कुल अलग ही स्टाइल में, क्योंकि ऐसे वो ट्राइबल चीफ वाले गिमिक में भी लेके आ जाए तो थोड़ा मजा आएगा देखने में, क्योंकि ये थोड़ा जैसे सेथ रॉलिंस वाली वाइब ज्यादा दे रहा है, लेकिन शायद उनका मूवी का कोई रोल होगा। लेकिन ये पिक्चर इस बार साफ साफ दिख रही है कि अच्छा ये रोल है रोमन रेंस का। अब ऐसा भी माना जा रहा है कि अब रोमन रेंस का जो ब्रेक है वो थोड़ा सा लंबा होगा। अब मुझे एक्जैक्टली पता नहीं कि इस मूवी में कितना रोल है रोमन रेंस का, लेकिन अगर कैमियो जैसा है तो ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। वो WWE को प्रायोरिटी में रख रहे हैं एटलीस्ट इस पॉइंट पे। अगर वो छुट्टी पर हैं तो इस वजह से वो मूवी कर रहे हैं, इसलिए मूवी नहीं कर रहे कि वो, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे रॉक का है वो मूवी से छुट्टी मिली तो WWE आ जाते हैं, या फिर कभी एक बार जैसे अभी उन्होंने निकाल ली छुट्टी। लेकिन रोमन के केस में उल्टा, उनकी प्रायोरिटी में फिलहाल तो WWE है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि क्योंकि मूवी की शूटिंग में चलेगा तो ब्रेक सालों का कोई ऐसा कर दें, ऐसा नहीं भाई। WWE ने O2 एरेना लंदन में भाई अपना इवेंट करवाया और 16,400 लोग इस लाइव इवेंट को देखने के लिए आए हैं। इस पिक्चर में आप देखो कैसे खचाखच पूरा जो स्टेडियम है भरा हुआ है। कोडी रोड्स की ये वाली फोटो देखो, आय हाय, ये जो कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस पे पहन के आते हैं ना अपना आउटफिट, और उसके साथ जो उन्होंने बेल्ट टांगी हुई है पीछे और सामने से जो कैमरास और फ्लैश लाइट है, वो कितना ज्यादा कोडी रोड्स के इस पिक्चर को कूल बना रही है। इवन इस पर रिएक्शन भी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा मिल रहा है। एंड साथ में एक इसी इवेंट की बात आई है वहां पे जो लोग हैं वो लैडर के लिए चिल्ला रहे थे कि लैडर तोड़ो, तो कोडी ने पता क्या किया भाई, इतना बड़ा दिल का आदमी है कोडी रोड्स की, वो खुद ही टेबल पे गिर गया और उन्होंने कहा लो भाई मैंने खुद पे ही तोड़ दी टेबल। बस फैंस को नाखुश नहीं करना चाहता, डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। तो ये होता है एक ट्रू बेबी फेस चैंपियन जैसे कोडी रोड्स अभी कर रहे हैं। अब जल्दी से मेन रोस्टर में भी स्टोरी लाइन उनकी एजे स्टाइल्स के साथ चल रही है। बैकलैश में मैच भी अनाउंस हो गया, तो बैकलैश का पोस्टर भी चलो आप साथ में देख लो, ये जो एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स के मैच का है। तो अब बस स्टोरी लाइन में जल्दी से आ जाओ, और जो भी थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना हुआ है या फिर कुछ ऐसी चीजें चल रही है वो नहीं होनी चाहिए कोडी रोड्स के साथ। अभी थोड़ा सा मुझे लगता है उनको टाइम देने की जरूरत है, सिर्फ इस वजह से कि रोमन से चैंपियनशिप लिया तो भाई अब इस बंदे की बैंड बजा दें वो गलत है। कुछ एक चीजें हैं जो सही नहीं चल रही, उसको मैंने ट्विटर में बता दिया था वैसे ट्वीट करके। ड्रू मैकिंटायर के बारे में आइसक्रीम वाला आ गया, खानी अब ये क्या चल रहा है, WWE के सारे सुपरस्टार्स के साथ कोई ग्रहण लग गया क्या इनके सिर पर। ड्रू मैकिंटायर के बारे में भी ये पता चलता है कि एक टर्म यूज करी गई है, वैसे सुन के हिल गया से, बैडली हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो। तो ये एल्बो की उनकी कुछ प्रॉब्लम है, और रेसलमेनिया पर उन्होंने अभी ये जो कंपीट किया, यानी अभी जो उसके बाद भी वो शो मतलब इधर उधर जो भी डोल रहे हैं वो उस इंजरी के साथ ही वो डील कर रहे हैं। और ये सिचुएशन और ज्यादा बुरी तब हो जाती है जब सीएम पंक भी गायब है, सेथ रॉलिंस के साथ भी आपको पता है जो सीन है वो क्या हो गया। अभी सेथ रॉलिंस के बारे में बात करेंगे। और ड्रू मैकिंटायर इतने इंपॉर्टेंट सुपरस्टार है, क्लैश एट द कैसल अभी ग्लासगो में जाके उनको करना है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सुपरस्टार है समय WWE के लिए। लेकिन शायद इंजरी जो है थोड़ी सी इतनी सीरियस नहीं है, तो शायद सर्जरी वाला अगर कोई सिस्टम है इनका तो वो थोड़ा सा WWE डिले कर सकती है। और आपको पता है सुपरस्टार से बहुत भाई पता नहीं किस चीज के बने होते हैं, सर्जरीज को भी डिले वगैरह करके चलते हैं, ताकि ये एटलीस्ट उस टाइम पर कोई इंपॉर्टेंट चीज हो रही है तो इस डेट को मिस ना करें। कल स्मैकडाउन में नए टाइटल्स इंट्रोड्यूस हो गए, रिव्यू वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। मैं अपना रिएक्शन देना तो भूल ही गया इसके ऊपर भाई, पता नहीं वो इंडियन सुपरस्टार्स के बारे में जो चीज चल रही थी। तो ये फोटो देखो आप, ऑस्टिन थेरी, ग्रेसन वॉलर इसको लाइव एंड में लेके कूद भी चुके हैं, और यहाँ पे आप देखो भाई क्या कूल लग रहा है डिजाइन। इसको कहा जा रहा है कि WWE ने पिछले कुछ सालों में जो डिजाइन इंट्रोड्यूस किए हैं उसमें ये सबसे बेस्ट है, या फिर बेस्ट की लिस्ट में तो जरूर है, या फिर टॉप पर है। अब आप बताओ क्या कहोगे आप इस पे। बहुत ओल्ड स्कूल टाइप का लग रहा है, और पूरा दिख रहा है कि अगर विंस मैकमैन होता तो शायद इस टाइप का कोई टाइटल आता नहीं। इस पे पूरा ऐसा लग रहा है कि जो ट्रिपल एच उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी आप कंपैरिजन के हिसाब से तो भाई मैं भी बोलूंगा कि जो पहले वाला टाइटल R-Truth और मिस को मिला उससे तो ये बहुत ज्यादा, वो इसका मतलब वो नहीं बेकार है, लेकिन कुछ ज्यादा ही कह सकते हैं सुंदर बना दिया। रे मिस्टीरियो कितने बड़े सुपरस्टार हैं इस बात का आइडिया आपको इससे लग जाएगा कि बस अब वो दो विक्ट्री और दूर हैं अपनी 1000वीं जीत WWE में पूरी करने के लिए, यानी कि 1000 विन पूरी करने के लिए सिर्फ अपने WWE के करियर में उनको 2 और विक्ट्रीज करनी है। यहाँ पे तो भाई 1000 मैचेस में ही पहली बात कंपीट करना बड़ी बात है, और उसमें से 1000 जीत की बात हो रही है। रिस्पेक्ट सेथ रॉलिंस को लेके तो भाई जो रिस्पेक्ट है वो अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल पे पहुंच गई है मेरी। आपने मुझे देखा भी होगा अपनी वीडियोस में, मैं कभी भी सुपरस्टार्स के ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब जैसे उठा के बोल दिया अरे ऐसे भगाओ ये करो, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और अगर बंदा उस रिंग के अंदर खड़ा है तो उसमें कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, भले उसका हार्डवर्क हमको उस समय उसकी स्टोरी के अंदर ना दिखे, लेकिन बहुत कुछ करके वहां पर एक बंदा पहुंचता है, एक रेसलर पहुंचता है, तब जाके वो सुपरस्टार का दर्जा हासिल करता है। और ये वीडियो देखो आप,
ये एंगल हमको WWE के कैमरा से तो नहीं दिखा, लेकिन जिस ऑकवर्ड तरीके से सेथ रॉलिंस का पूरा पैर ही ऐसे हो गया ये, और यही वो रीजन है कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया के बाद इतना ज्यादा उनके चेहरे पर ही दिख रहा था कितने दर्द में है, और वो चल भी नहीं पा रहे थे। केविन ओवन, सैमी ज़ेन ये सब उनको उठा रहे थे, उसके बाद वो कोडी रोड्स के साथ हाथ मिलाते हैं। तो सोचो कितना बड़ा सैक्रिफाइस है ये। इवन ये भी पता चला कि रेसलमेनिया के टाइम पर भी वो इस चीज से गुजर रहे थे, और उनकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुली ट्यूसडे को हो भी चुकी है, टॉर्न मेनिस्कस की। तो अब उनकी सर्जरी हुई है, तो यानी अब रिकवरी में टाइम लगेगा, और कुछ टाइम तक तो ऑफ ही रहने वाले हैं सेथ रॉलिंस, यानी जहां की डेट्स के लिए एडवर्टाइज थे वहां पे कम्पीट नहीं करने वाले। तो वैसे तो सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया से पहले भी किसी तरीके से फिट हुए थे, अब रेसलमेनिया के लिए फिट हुए, तो ये तो भाई बिल्कुल वॉरियर वाले स्पिरिट है। इसीलिए भाई ये जो सुपरस्टार्स होते हैं ना WWE के अंदर, ये कुछ अलग ही तरीके से बिल्ड होते हैं, इनको नॉर्मल मत लिया करो। ऊपर से ये तो सेलिब्रिटी वाला लेवल है भाई, हम तो सेलिब्रिटी, हम काय को अपनी चीज को रिस्क में डाल, लेकिन ये WWE के रिंग में बिल्कुल मरने को भी तैयार हो जाते हैं, और इसीलिए इनके रिस्पेक्ट करना भाई बनता है। पैसे वैसे कमा रहे हैं वो सब अच्छी बात अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट ऐसा फैंस को एंटरटेन करने के लिए डिलीवर करना हर कोई तो ऐसा काम नहीं करता। इसलिए WWE अपने आप में एक बहुत डिफरेंट स्पोर्ट है। जैसे लोगन पॉल कहते हैं कि यहाँ पे जितना दिमाग लगता है, मैंने जितनी जगह देखा है उतना कहीं पे भी नहीं लगता। कोडी रोड्स और रोमन रेंस, इनका रेसलमेनिया 39 का मैच, और क्या आपको पता है कोडी रोड्स मैच जीतने वाले थे रोमन रेंस से, लेकिन उसके बाद विंस मैकमैन और ट्रिपल एच दोनों ने म्यूचुअली इस बात को मिलकर डिसाइड किया कि फिलहाल रोमन रेंस ये वाला मैच जीतेंगे, और रेसलमेनिया 40 में जाके शायद फिर हम इसको करेंगे, ताकि ये कोडी रोड्स के लिए और भी बड़ा मूवमेंट हो। यानी रेसलमेनिया 39 में कोडी रोड्स की हार से ही ये डिसाइड हुआ था कि नेक्स्ट ईयर वो मैच करेंगे रोमन रेंस के साथ में। और मैं आपसे बोलता नहीं कि अंदर ही अंदर सारे प्लान्स बना लेते हैं, लेकिन अगेन फिर उसके बाद रॉक आते हैं तो सिचुएशन फिर से चेंज हुई, फिर कोडी क्राई बेबीज वी वांट कोडी वाली चीज हुई, तो उसके बाद फिर से सिचुएशन चेंज हुई, और आज इस मोमेंट पर खड़े हैं कि WWE के अंदर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कोडी रोड्स हैं। तो इतना कुछ WWE के अंदर जो है चेंज हो जाता है, और प्लान्स इतने बड़े बड़े भी चेंज हो रहे हैं। तो आई थिंक यही बहुत अच्छी बात बनाती है WWE के अंदर, जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर आता है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और वीडियोस के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।